नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से सरकार ने ज्वेलरी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई है, तब से उद्योग जगत में बहुत सवाल और शंकाएं उत्पन्न हुई है। तो इन्हीं सवाल और शंकाओं का आज हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है सलाहकार सीए जयेश गोगरी। जयेश गोगरी जीएसटी इन टाइम सर्विसेज के डायरेक्टर है और पिछले 2 दशक से काफी कंपनियों में इन्होंने इनडायरेक्ट एक्सेस की कंसल्टेंसी भी की है। तो आइए जयेश गोगरी सर से हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले सर, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है और ये ज्वेलरी के ऊपर कैसे लागू की गई? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, किसी भी चीज का जब उत्पादन होता है, यानी कि रॉ मटेरियल कुछ अलग है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो कुछ अलग है, तो इस उत्पादन की प्रक्रिया के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। जब तक ज्वेलरी का सवाल है, तब उसका रॉ मटेरियल होगा या तो डायमंड्स या तो गोल्ड। वो गोल्ड एंड डायमंड्स या प्रेशियस स्टोन में से एक ज्वेलरी बन के बाहर आती है, या फिर सिल्वर है, रॉ सिल्वर में से जब स्टडेड ज्वेलरी यानी कि डायमंड या किसी प्रेशियस स्टोन के साथ जब वो ज्वेलरी बन के बाहर आती है, तब उस प्रक्रिया के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। तो ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरने के लिए लायबल कौन लोग हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, वो जो खुद की बिक्री के लिए जो खुद ज्वेलरी बना रहा है या फिर किसी जॉबर करके पास से वो बनवा रहा है, उसके ऊपर लगाई गई है। जो जॉबर है, जो कारीगर किसी के कहने पर वो जो बना रहा है, उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है। तो ये सिर्फ जो दूसरों से बनवा रहा है, उसी के ऊपर सिर्फ ड्यूटी लगाई गई। ये हमने समझा कि किन लोगों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। अब आप हमें सर जॉब वर्क का कंसेप्ट थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे कि जॉब वर्कर जो है वो एक कारीगर या ऐसा प्रोसेसर है, नॉर्मली आर्टिसन है इस ज्वेलरी के सेक्टर में, कारीगर है कि जो दूसरों के दिए गए मटेरियल के ऊपर काम करता है, दूसरों के दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है और फिर वो उसमें से एक नया प्रोडक्ट बना के देता है। यानी कि उसका सिर्फ जो है हक जो बनता है वो लेबर चार्जेस के लिए बनता है, उसको जॉब वर्क सेंट्रल एक्साइज में कह सकते हैं। अभी आप ये मुझे बताइए, क्योंकि ड्यूटी 1 मार्च 2016 से लाई गई है, तो 29 फेब 2016 के वक्त जो मेरा स्टॉक होगा मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी का, उसके ऊपर क्या ड्यूटी इम्प्लीकेशंस होंगे? 29 मार्च 2016 को किसी भी ज्वेलर के पास 2 तरीके के स्टॉक रह सकते हैं। एक, जो उसने खरीदा हुआ स्टॉक हो, स्टॉक यानी मैं बोलता हूँ ज्वेलरी का स्टॉक सेल करने के लिए। दूसरा स्टॉक ऐसा हो सकता है कि जो या तो उसने खुद ने बनाया हो या किसी से बनवाया हो, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक सेल के लिए। अब इसमें जो ट्रेडिंग गुड्स है, यानी कि जो बिक्री के लिए खरीदा हुआ जो ज्वेलरी का स्टॉक है, उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी इम्प्लीकेशन है नहीं, क्योंकि जब ये मैन्युफैक्चर हुआ, जहां पर भी हुआ, वहां पर एक्साइज ड्यूटी तभी 0 थी जब वो फैक्ट्री से बाहर निकला, इनके पास आया तभी वो 0 थी, और अभी सिर्फ वो स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो वैसे ट्रेडिंग गुड्स वाले जो भी मटेरियल है, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होगी, और जो खुद ने उन्हें बनाया होगा या किसी से बनवाया होगा सेल के लिए, सिर्फ उसी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो इससे हमने ये समझा कि ट्रेडिंग गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है। मेरे पास स्टॉक में तो दोनों भी गुड्स होंगे, जो मैंने परचेज किया होगा वो, जो मैंने मैन्युफैक्चर किया होगा वो, और रखता मैं सबको साथ में। लेकिन इन दोनों गुड्स का हम बाइफर्केशन कैसे करेंगे 29 फेब को? जो बना बनाया रेडीमेड गुड्स है, वो जब भी आप लेंगे तभी इनवॉइस के ऊपर जो सप्लायर है उसने वैट लगाया होगा आपको टोटल वैल्यू के ऊपर। तो आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, वो अगर जो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई ये जो वैट लगाया हुआ इनवॉइस है, उसी स्टॉक में से ये स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक आपका ट्रेडिंग गुड्स हो जाएगा। और फिर भी एक अबंडेंट कॉशन के हिसाब से अगर जो आप उसको फुल प्रूफ रखना चाहते हैं, तो आप बेहतर होगा कि किसी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या तो वो आपके ऑडिटर हो सकते हैं या कोई अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनसे आप एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि भाई जो आपके पास टोटल स्टॉक पड़ा है ज्वेलरी का, उसमें से ट्रेडिंग का कितना क्वांटिटी है और मैन्युफैक्चरिंग का कितना क्वांटिटी है। तो जब भी आप बेचेंगे वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक में से, तभी आपको कोई ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन ये एक तय है कि आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक जो आप जो भी ज्वेलरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कौन से बिल के अगेंस्ट में है, वो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो अगला सवाल सर, ये रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट क्या सभी को है? जो एक्साइज रजिस्ट्रेशन है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब वर्कर को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई ड्यूटी लायबिलिटी नहीं है। दूसरा, जो इसमें ट्रेडर है सिर्फ, उनको कोई आवश्यकता नहीं है।
तीसरे लोग जो हैं जिनको एसएसआई एग्जेम्पशन जिसको मिल सकता है, उनको भी कोई ये लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ जिसको ये एसएसआई एग्जेम्पशन नहीं है और जो खुद मैन्युफैक्चर करवा के बेच रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। अब ये एसएसआई एग्जामिशन की बात आप कर रहे हैं, ये एसएसआई एग्जामिशन होता क्या है? एसएसआई एग्जेम्पशन जो है वो आप जिसका पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ से कम है, पिछला साल यानी फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 16-17 में हैं, तो 15-16 ये साल का टर्नओवर अगर जो 12 करोड़ से कम है तो 16-17 यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 6 करोड़ तक का एग्जेम्पशन मिलता है। यानी कि आपका टर्नओवर ये साल में अगर जो 6 करोड़ तक पहुंचेगा तब तक आपको कोई ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसी को लेना है जिसको ड्यूटी भरने को आती है, यानी आपको दूसरे से ड्यूटी कलेक्ट करनी हो तभी ये रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत पड़ती है। अभी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा कि प्रेस रिलीज के अंदर गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सामान्य रूप से सेंट्रल एक्साइज में हर एक प्रीमाइस एक उसका अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जैसे कि एक ही कंपनी है और उसके अगर जो 3 अलग अलग जगहों पे 3 यूनिट हैं, तो तीनों को अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वहां पर अलग से रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं और एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पे माल जाता है तभी उसके साथ इनवॉइस भी भेजना पड़ता है, भले ही तीनों फैक्ट्रियां आपकी हैं। अब ज्वेलरी का जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसको नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्पेशल रिलैक्सेशन दिया है कि आपके भारत भर में चाहे जितने ही प्रीमाइसेस हों और आप ज्वेलर हैं तो आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके लिए सिर्फ कंडीशन एक ही बोला गया है कि आपका या तो सेंट्रलाइज बिलिंग होना चाहिए या फिर आपकी अकाउंटिंग सिस्टम सेंट्रलाइज होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज सेंट्रलाइज है तो आपको सिर्फ एक ही प्रीमाइस का रजिस्ट्रेशन लेना है, सब जगह का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ तक ठीक है, पर इसके लिए कई चार्जेस भी होंगे शायद, या फिर इसकी वैलिडिटी होगी, रजिस्ट्रेशन की कुछ वैधता होगी, तो इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन है चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो या सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और एक बार आपने अगर जो सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो तब तक जारी रहेगा, तब तक वो वैध रहेगा जब तक आप उसको सरेंडर नहीं करते हैं या फिर गवर्नमेंट किसी वजह से उसको कैंसिल नहीं करती है। तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार लेना है, उसको रिन्यू नहीं कराना है और उसके लिए कोई तरह की फीस नहीं है। एक बार हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज और हमें कंप्लाई करना? रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो एसएससी है उसको सबसे पहले तो अपनी इनवॉइस की जो सीरीज है, जो भी इनवॉइस, वो उसको डिपार्टमेंट में ऑनलाइन इंटीमेशन देना चाहिए कि मैं ये सीरीज वाले इनवॉइसेस अभी यूज कर रहा हूँ, यानी कि 1 से लेके 100 नंबर तक की इनवॉइस बुक में यूज कर रहा हूँ, तो उसका इंटीमेशन उसको ऑनलाइन फाइल करना है। और उसको एट ए टाइम यानी दिए गए एक समय पे वो एक ही बुक या एक ही सीरीज यूज करता है, वो मल्टीपल सीरीज नहीं यूज कर सकता है। उसके लिए जो सीरियल नंबर है वो सीरियल बिल में जो है वो सीरियल नंबर एक ही सीरीज चलनी चाहिए। सिवाय कोई एक्सपोर्टर है तो उसके लिए वो दूसरी सीरीज रख सकता है। सीरियल नंबर के अलावा उस इनवॉइस में उसको बहुत सारी चीजें भी डालनी है, जैसे कि खुद का उसका सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर, जहां पर वो मटेरियल भेज रहा है वहां का नाम और एड्रेस, फिर जो गुड्स भेज रहा है उसका सेंट्रल एक्साइज टैरिफ क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर ड्यूटी कितना लगता है, वो ड्यूटी का अमाउंट, फिर जब वो गुड्स रिमूव करता है तब उस डेट और टाइम जब भी रिमूव हुआ तभी, फिर जब गुड्स रिमूव हो रही है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एयर है, सी है, रोड है। और फॉर एग्जांपल रोड है तो रोड में उसको व्हीकल नंबर भी लिखना है कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था जिसके द्वारा ये मटेरियल भेजा गया है। तो ऐसी काफी सारी चीजें उसको जो नॉर्मल वो इनवॉइस में डालता है उसके अलावा उसको डालनी होगी। ये होगी सिर्फ इनवॉइस की बात। जो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद दूसरे उसको जो मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स, वो ये है कि जो उसका स्टॉक रिलेटेड चीजें हैं, वो स्टॉक के रिलेटेड उसकी चीजें वैसे नॉर्मली उसके लिए स्पेशल डेली स्टॉक अकाउंट आता है जो उसको कंपलसरी मेंटेन करना पड़ता है। बट ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे रखा है, जिसके तहत जो वो वैट पर्पस के लिए या फिर हॉलमार्किंग के लिए जो भी रिकॉर्ड्स रख रहा है वो मान्य किए गए हैं
तो उनको स्पेशली कोई किसी तरह का रिकॉर्ड रखना नहीं है। और तीसरी चीज जो है कि ये इनवॉइस और रिकॉर्ड्स रखने के बाद उसको हर महीने जो भी ड्यूटी आ रही है वो नेक्स्ट महीने की 6 तारीख तक वो ड्यूटी पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। और स्पेशली मार्च महीने की जो ड्यूटी लायबिलिटी है वो उसको 31 मार्च के पहले ही पे कर देनी है। पेमेंट करने के बाद हर 3 महीने में उसको नॉर्मली रिटर्न फाइल करना है। तो ये सारे कंप्लायंसेस एक रजिस्टर्ड एसएससी को करने होते हैं। अगर नॉर्मली हम ज्वेलरी इंडस्ट्री में देखें तो शोरूम पे आके कस्टमर गुड्स खरीदता है, ज्वेलरी खरीदता है, तो ऐसे में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपने मेंशन किया तो वो कैसा रहेगा, बाय रोड या बाय एयर, बाय ट्रेन? ये तो होगा नहीं ऐसे केस में, तो वहां क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? फॉर एग्जाम्पल कोई एसएससी आया, कोई बायर आया आपके पास, कस्टमर आया, उसने ज्वेलरी खरीद की और फिर वो कौन सी गाड़ी में बैठ के जा रहा है वगैरह, वो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप सिर्फ हैंड डिलीवरी लिख सकते हैं कि गुड्स वर हैंडेड ओवर टू द कस्टमर, तो सिर्फ हैंड डिलीवरी लिख देंगे तो फिर आपको कोई व्हीकल नंबर वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल कि 1% ड्यूटी और 12.5% ड्यूटी विदाउट सेंडर रेट, विद सेंडर रेट, ये क्या फंडा है? उसमें जो है ज्वेलर्स को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। चाहे वो 1% का ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं जहां पर उनको ड्यूटी टोटल वैल्यू के ऊपर सिर्फ 1% भरनी है, और जो सेगमेंट क्रेडिट है वो सिर्फ सर्विस टैक्स की जो है वो उनको मिल सकती है इनपुट सर्विसेज के ऊपर। दूसरा ऑप्शन जो उनको दिया गया है वो कि टोटल ज्वेलरी की वैल्यू के ऊपर वो 12.5% पे करें, और जो भी वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या जो भी कैपिटल गुड्स जो ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसके ऊपर की जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो भी वो क्लेम कर सकते हैं। और सर्विस टैक्स जैसे उन्होंने बताया 1% वालों को भी अलाउड है, वो वहां पर भी अलाउड है। तो 12.5% में तीनों प्रकार की वो सेंट्रल क्रेडिट ले पाएंगे, और 1% में वो सिर्फ एक ही सर्विस टैक्स की क्रेडिट ले पाएंगे। और हमने इसमें डिटेल्स में ये सारी चीजों के लिए एक छोटी सी पुस्तिका भी प्रकाशन की है, आ जाएगी मार्केट में, तो उसमें से भी आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पब्लिकेशन है सर के बुक का, तो बहुत सी डिटेल्स उसके अंदर हमें कवर की होगी। इसके अलावा भी थैंक यू जय सर, आप इतना अपना कीमती समय लेके हमको ये सब गाइड किया इस इशू पे, एक्साइज ड्यूटी ऑन ज्वेलरी पे। थैंक यू।